नमस्कार दोस्तों। बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आपसे खासकर बीए तृतीय वर्ष के छात्रों से चर्चा करूंगा आधुनिक भारत के इतिहास पर। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने अब तक बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास पढ़ा। अब हम चर्चा करेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन के द्वार खुल चुके थे और मुगल साम्राज्य के पतन में ये जो परवर्ती मुगल शासक रहे हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद, इनका कितना योगदान रहा है, आज हम चर्चा करेंगे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इन मुगल शासकों में आया राम गया राम की स्थिति रही। जो मुगल साम्राज्य का वैभव बेंजेंटाइन साम्राज्य, तुर्की साम्राज्य, यूनानी साम्राज्य, रोम साम्राज्य या मंगोल साम्राज्य या चीन के साम्राज्य के से भी ज़्यादा वैभवशाली और ऐश्वर्यपूर्ण जिस मुगल साम्राज्य का वैभव पूरे विश्व ने देखा, मुगल काल की स्थापत्य कला और चित्रकला से लेकर मुगल खान-पान से लेकर मुगल संयंत्रों, जो चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्रों में या फिर वो मुद्रा प्रणाली के क्षेत्र में जो उन्होंने आमूल-चूल परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों से और उन क्रांति से पूरे विश्व अचंभित रह गया था। उस मुगल साम्राज्य का जो भवन था वो इतना जर्जर हो चुका था कि उसकी स्थिति इस समय में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में सी दयनीय हो चुकी थी। इतिहासकार कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में ऐसा कोई मुगल बादशाह नहीं हुआ जिसके इतिहास के बारे में दो पृष्ठ भी लिखे जा सकते हों। दोस्तों, सोचनीय स्थिति है इस मुगल साम्राज्य की औरंगजेब की मृत्यु के बाद। आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद में उसका शव 2 महीनों तक पड़ा रहा। उसके दोनों पुत्र मुअज्जम और आजम उत्तराधिकार के युद्ध के लिए लड़ते रहे। धर्मत का युद्ध हुआ और झगड़ा हुआ बड़े जबरदस्त तरीके से। मुअज्जम युद्ध में विजयी होता है और विजयी होकर 1707 में बहादुर शाह के नाम पे गद्दी पे बैठता है। 1707 से 1712 तक वो शासन करता है। मुगल बादशाह भारत का सम्राट बनता है और मुगल सम्राट के अतीत में इतना खोया रहता है कि उसको साहिब बेखबर की उपाधि दी जाती है। शासन प्रशासन में कोई रुचि नहीं रहती है और वो बिल्कुल प्रशासन से बेखबर और वैभव और विलासिता की जिंदगी जी रहा होता है। क्षेत्रीय शक्तियां उठ खड़ी होती हैं, जगह जगह पर विद्रोह होते हैं। कोई उनको दबाने का, कोई शासन को संगठित करने का, कोई प्रशासन में कुशलता का काम नहीं है। अपने राग रंग और विलासिता में इतना खोया रहता है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुगल शासक गद्दी पर बैठते हैं जो इस वैभवशाली मुगल साम्राज्य के पतन में उत्तरदायी होते हैं। पहली जो उस पतन की उस गाड़ी में जो भरी हुई बारूद थी उसमें आग लगाने का काम बहादुर शाह से ही शुरू होता है। मात्र 5 साल शासन करता है। कहाँ, देखिए दोस्तों, कहाँ पर अकबर 50 साल साम्राज्य करता है, औरंगजेब 50 साल साम्राज्य करता है। वहीं बहादुर शाह मात्र 5 साल बाद एक गद्दी से उतार दिया जाता है, हटा दिया जाता है और 1712-13 में जहादार शाह नाम का मुगल शासक गद्दी पर बैठता है। 51 साल की उम्र में जुल्फी अली खार खां, 2 गुट हावी रहते हैं, सैयद बंधु और ईरानी बंधु, 2 गुट हावी रहते हैं और दरबार के अंदर ऐसी गुटबंदी और मारकाट चलती है। रात को कोई सोया मुगल बादशाह, सुबह कोई और उठा है। बड़ी भयंकर विडंबना थी इस समय मुगल शासन के अंदर। जहादार शाह 1712 में गद्दी पर बैठते हैं। अपनी प्रेमिका लाल कुंवर के ही प्यार में खोए रहते हैं और इतनी विलासिता की जिंदगी, राग रंग की जिंदगी, नाच गान में व्यस्त रहते हैं कि उनको शासन से कोई सरोकार नहीं है। विडंबना देखिए कि फिर भी ये जो शासक है, ये भारत के मुगल शासकों में की गद्दियों पर बैठ जाते हैं। ऐसे शासक 1712 से 13 मात्र 1 साल के अंदर ही जहांदार शाह को गद्दी से उतार दिया जाता है और 1713 से लेकर 1717 तक फर्रुखसियर गद्दी पे बैठता है। इसको भी इतिहास में घृणित, कायर और ये कहते हैं कि इतना मतलब नाकारा बादशाह था ये कि इसके समय में 1717 में
दस्तक प्रथा की शुरुआत होती है, अंग्रेजों को भारत में व्यापार की छूट दे देता है दोस्तों। इस तरह 1717 में फर्रुख शेर भी गद्दी से उतार दिया जाता है और 1718 1719 दो शासक गद्दी पर बैठते हैं 2 साल के अंदर। देखिए उस वैभवशाली मुगल बाद शासन का वैभव कहाँ पतन के कगार पे जा चुका है। रफ़ीउद्दौला और रफ़ीउद्दर्जात 2 साल में 2 मुगल शासक गद्दी पर बैठाए जाते हैं। किंग मेकर की भूमिका में ईरानी बंधु और सैयद बंधु आ चुके हैं। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन उसी समय 1719 में मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया जाता है। 1719 से 1748 तक काफ़ी लंबा शासनकाल रहा दोस्तों, लेकिन मोहम्मद शाह को भी इतिहास में रंगीला शासक के नाम से जानते हैं। और रंगीला से आपका तात्पर्य ये नहीं कि वो रंगीले कपड़े पहनता था। रंगीला से तात्पर्य यह है कि दरबार में राग रंग चलता रहता था, नाच गान होता रहता था। दरबार में पूरी तरह उनके किसी प्रकार का कोई शासन कामकाज होता ही नहीं था। विलासिता की जिंदगी, अफीम की पिन्नक, शराब और नृत्य गान होते रहते थे। दरबार हंसोड़ों का और मजाकियों का और जोकरों का अड्डा बन चुका था दोस्तों। क्षेत्रीय शक्तियाँ बड़ी अपने उस पे चरम पर पहुंच चुकी थी और मुगल शासन को चुनौती दे रही थी। ऐसी स्थिति में इन मुगल शासकों की स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। भारत के अंदर विदेशी शक्तियाँ, अंग्रेज, फ्रांसीसी कंपनियाँ, पुर्तगाली, डच जैसी कंपनियाँ भारत में आ रही थी। उनको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा था। ऐसी इसके बाद 1748 के बाद 1748 से 54 अहमद शाह गद्दी पर बैठता है और अहमद शाह की भी स्थिति वही होती है, उसको बिठाया जाता है, बैठता नहीं है दोस्तों। 1754 से 59 आलमगीर गद्दी पर बैठता है। उसके बाद शाह आलम 1759 से 1806 गद्दी पर बैठता है। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठता है और 1837 के बाद में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर के नाम से कविताएं और गज़लें करता था, गद्दी पर बैठता है दोस्तों। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय यही व्यक्ति मुगल शासन की एक बार फिर से भारत में मजबूती के लिए अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने की बूढ़ा व्यक्ति कोशिश करता है, लेकिन शरीर और मुगल साम्राज्य दोनों ही जर्जर स्थिति में थे। एक मार से ही वो झरझरा कर गिर पड़ते। ऐसा ही काम किया अंग्रेजों ने। 1858 में उसके साथ समझौता करके मुगल साम्राज्यों को सदा सदा के लिए उसका साम्राज्य अस्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफर की रंगून में मृत्यु हो गई। इस मुगल बादशाह ने अपनी कब्र पे लिखवाया था कि मैं वो मुगल बादशाह हूँ जिसे अपने मुल्क में 2 गज जमीन नसीब ना हो सकी। दोस्तों, इस तरह इस वैभवशाली मुगल साम्राज्य का इतना दर्दनाक अंत होगा, ये हमने और आपने कभी सोचा नहीं होगा। जिस मुगल बादशाह अकबर के समय इसकी तूती पूरे विश्व में बोलती थी, उस बहादुर शाह जफर को अपने मुल्क में 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी। इस इतिहास को पढ़ने में बड़ा आनंद आता है। इस मुगल साम्राज्य के पतन को देखने पर हमें पता चलता है और हम इस इतिहास से सीख सकते हैं कि किस तरह से कौन सी कमियां रही, उस मुगल साम्राज्य के शासकों की क्या कमियां रही, क्या दोष रहे, क्या उनकी कमजोरियां रही, क्या उनके चारित्रिक पतन में कमियां रही। इन सब को हम देख करके समझ सकते हैं कि इतिहास में क्या गलतियां हुई जिनको नहीं दोहराया जा सकता। इस तरह मुगल साम्राज्य की जो यात्रा थी वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।